अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? बच्चों, आप लोग के साथ में एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 से 9th क्लास से, जिसका नाम है एवापोरेशन। एवापोरेशन में मैं आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बताऊंगा कि ये क्या होता है। इसके बाद मैंने इसके अंदर आपको दो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो सिखाऊंगा, और एंड पे मैं आपको इसके फैक्टर्स बताऊंगा कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, या वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे एवापोरेशन डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज एवापोरेशन। वैसे इसको एवापोरेशन कहते हैं, लेकिन आप जानते हो ना, बीइंग अ पाकिस्तानी, इंग्लिश जो है ना वो हमारी अपनी लैंग्वेज है, इसलिए मैं इसको एवापोरेशन कहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आप जो भी कहना चाहो कह सकते हो। तो चले जी, एवापोरेशन में सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि ये क्या प्रोसेस होता है। बच्चों याद रखना, वो प्रोसेस जिसमें जब एक लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एवापोरेशन। देखो बच्चों, ये सपोज करो मेरे पास कोई लिक्विड है, और जब इस लिक्विड को हीट किया जाता है तो बच्चों ये जो लिक्विड है ये किस में चेंज हो जाता है? वेपर्स में। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एवेपोरेशन। तो जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि द प्रोसेस इन विच liquid is converted into vapors by heating is called evaporation। दोबारा सुनो डेफिनेशन। सबसे पहला काम आपने यही करना है, डेफिनेशन लिखनी है। द प्रोसेस इन विच liquid is converted into vapors by heating, this process is called evaporation। और उसके बाद आपने ये इक्वेशन, ये रिएक्शन बना के लिख देना है। और सेकंड काम जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना, कहता है कि एवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आया होता है एग्जाम में कि हाउ एवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। तो बच्चों इसमें आपने ना तीन बातें लिखनी हैं। सबसे पहले आपने कहना है कि एवेपोरेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हर टेम्परेचर के ऊपर होता रहता है, और जब टेम्परेचर ज़्यादा किया जाए तो एवेपोरेशन ज़्यादा हो जाता है, और जब टेम्परेचर कम किया जाए तो एवेपोरेशन कम हो जाता है। कैसे? बच्चों याद रखना, जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, और वो किस में चेंज हो जाते हैं? वेपर्स में। तो एवापोरेशन भी क्या हो जाता है? ज़्यादा। तो इसलिए हम कहते हैं कि एवापोरेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस continuous process that takes place at all temperature and directly proportional to the temperature. When the temperature is increases, rate of evaporation will be increases, and when the temperature is decreases, rate of evaporation will be decreases। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपने यही लिखना है। जब ये आपको कहा जाता है evaporation takes place at all temperature, तो आप लिखते हो कि the evaporation is a continuous process that takes place at all temperature
and when the temperature is increases, the kinetic energy of molecules will be increases and rate of evaporation will be increases. तो ये लिखना है दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा पॉइंट हमारा, बच्चों याद रखना, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि एवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, तो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है हाउ एवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो हम ये एमसीक्यूज भी याद रखना, एवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप लोगों को मैं 3 तरीकों से ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि एवापोरेशन कूलिंग प्रोसेस क्यों कहता है, क्यों कहते हैं हम इसको कि एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। आप लोग कभी दरिया के किनारे बैठो तो वहाँ आपको ठंड फील होती है, कूलिंग फील होती है, क्यों? इसके अलावा आप कभी नोट करो, आप गर्मी में बाहर से रूम में आते हो, आपको पसीना आया होता है और जैसे ही पंखे के नीचे बैठते हो आपको कूलिंग फील होती है। इसके अलावा बच्चों आप लोग जब नहा के पंखे के नीचे बैठते हो आपको तब भी कूलिंग फील होती है। ऐसे क्यों होता है? चलें मैं इन सब के जवाब देता हूँ, उसके लिए आपको ये क्लियर हो जाएगा। इन सारे केसेस में एवापोरेशन हो रही होती है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं दरिया के किनारे जब हम बैठे होते हैं तो हमें कूलिंग क्यों फील होती है। बच्चों जो याद रखना, ये जो वाटर होता है, पानी होता है दरिया के अंदर मौजूद, इन सारे वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होती है। वो वाले मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है वो सरफेस पे आते हैं और वो एवापोरेट हो जाते हैं, और पीछे कौन रह जाता है? लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स। अब उन्होंने एवापोरेट होना है और एवापोरेट होने के लिए वो क्या करते हैं? एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं। और वो एनर्जी कहाँ से अब्सॉर्ब करते हैं? सराउंडिंग से, दरिया के किनारे से वो सारी हीट एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेते हैं और वो भी क्या हो रहे होते हैं? एवापोरेट। इसका मतलब है सराउंडिंग से जब हीट एनर्जी अब्सॉर्ब हो जाएगी, सराउंडिंग का टेम्परेचर लो हो जाता है और दरिया के किनारे बंदा जो बैठा होता है उसको क्या फील हो रही होती है? कूलिंग। तो बेसिकली दिस इज द इफेक्ट ऑफ एवापोरेशन। इसके अलावा हम नहा के जब पंखे के नीचे बैठते हैं तो बच्चों हमारी बॉडी के ऊपर वाटर के ड्रॉप मौजूद होते हैं। अब वो जो वाटर के ड्रॉप होते हैं थोड़ी देर के बाद देखते हो वो गायब हो जाते हैं। वो किधर जाते हैं? वो सराउंडिंग से, मींस वो जो हमारी बॉडी होती है वो हमारी बॉडी से हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहे होते हैं और एवापोरेट होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम, और हमें क्या फील होती है? कूलिंग। सेम जब गर्मी के मौसम में हम रूम के अंदर पंखे के नीचे बैठते हैं तो हमें पसीना आया होता है, वो जो वाटर होता है वो अब एवापोरेट होने के लिए हमारी बॉडी से हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा होता है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर कम होता है और हमें क्या फील होती है? कूलिंग। ऑल दीज प्रोसेस आर कॉल्ड एवापोरेशन। तो आपने देखा कि एवापोरेशन क्या कॉज करता है? कूलिंग इफेक्ट। तो आप यहाँ क्या लिखते हो? आप कहते हो कि सर एवापोरेशन जो है उसमें कूलिंग प्रोसेस इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि वाटर के जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सरफेस पे आके एवापोरेट हो जाते हैं और लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स वो पीछे रह जाते हैं और वो अब्सॉर्ब होने के लिए सराउंडिंग से हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होता है और क्या फीलिंग होती है? कूलिंग इफेक्ट होता है और हमें क्या फील होता है? कूलिंग। तो आप यहाँ क्या लिखोगे?
कि the high energy molecules are come on the surface and will be evaporated. So the low energy molecules are left behind and they absorb heat energy from the surroundings and start to evaporate. So the temperature of surrounding will be decreases and cause cooling. That's why evaporation causes cooling. तो ये बच्चों आपने ऐसे टूटी फूटी इंग्लिश लिख के ना इसको लिख देना है, बात समझ आ जानी चाहिए। केमिस्ट्री में इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट आर मोर इम्पोर्टेंट। ओके जी, ये दो क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। एक नंबर 1 एवापोरेशन है क्या, नंबर 2 एवापोरेशन हर टेम्परेचर के ऊपर होती है, नंबर 3 एवापोरेशन क्या कॉज करती है, कूलिंग। नंबर 4 वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर एवापोरेशन डिपेंड करती है। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लगा लेते हैं फैक्टर्स। There are different factors at which evaporation are depends. Number 1, surface area. Number 2, temperature. And number 3, intermolecular forces. ये आपकी बुक में 3 फैक्टर्स लिखे हुए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। नंबर 1 है जी सरफेस एरिया। बच्चों याद रख लो, आपने इसको लिखना कैसे होता है। आप पहले लिखते हो कि जी द रेट ऑफ एवापोरेशन विल बी डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया। ओके, अगले पॉइंट पे आओ। क्या डिपेंड करता है, ये सरफेस एरिया और रेट ऑफ एवापोरेशन दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। याद रखना, जब आपके पास एवापोरेशन ज्यादा हो रही होती है, जब आपके पास सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा। मींस अगर सरफेस एरिया ज्यादा तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी ज्यादा, और जब सरफेस एरिया कम तो बच्चों रेट ऑफ एवापोरेशन भी क्या होगा, कम। मींस सपोज करो अगर आपके पास एक ये है टब, इसके अंदर वाटर मौजूद है, यहाँ पे एवापोरेशन हो रही है, और एक है सपोज करो ये आपके पास छोटी सी बोतल या ये फ्लास्क है, इसके अंदर भी वाटर मौजूद है। अब इसमें से भी क्या हो रहे हैं, वेपर्स बन के बाहर जा रहे हैं। तो बच्चों याद रखना, ये देखो यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल्स को बाहर जाने का रास्ता ज्यादा मिल रहा है, सरफेस एरिया ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ रेट ऑफ एवापोरेशन भी क्या है, ज्यादा। जबकि वहाँ सरफेस एरिया कम है तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी क्या होगा, कम। तो हम कहेंगे कि द रेट ऑफ एवापोरेशन is depends on the surface area and both are directly proportional to each other. When the surface area is increases, rate of evaporation will be increases, and when the surface area is decreases, rate of evaporation will be decreases. तो बच्चों ये लिख लेना है आपने। नेक्स्ट है सेकंड फैक्टर्स हमारे पास टेम्परेचर। ये तो मैं पहले ही यहाँ बता चुका हूँ कि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का जो रेट होता है एवापोरेशन का वो भी क्या होता है, ज्यादा। इट्स मीन के रेट ऑफ एवापोरेशन इज डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। याद रख लो, जब टेम्परेचर क्या होता है ज्यादा तो एवापोरेशन भी बच्चों क्या होता है, ज्यादा। और जब टेम्परेचर क्या होता है, कम, तो एवापोरेशन भी क्या होता है, कम। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो लिक्विड होता है उसके मॉलिक्यूल्स उस हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं
और उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और जब उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो वो जल्दी क्या हो जाते हैं, वेपराइज। इस तरीके से रेट ऑफ एवापोरेशन विल बी इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। लास्ट फैक्टर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बच्चों याद रखना, हमारे पास लिक्विड जो है वो दो तरह का हो सकता है, एक वो जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग, और एक वो जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, वीक। अब सपोज करें मेरे पास दो लिक्विड हैं, एक है मेरे पास वाटर और एक है मेरे पास पेट्रोल। इन दोनों लिक्विड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाटर के अंदर बच्चों होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से इसका रेट ऑफ एवोपरेशन क्या होता है, कम। जबकि आप जानते हो पेट्रोल को अगर हम ऐसे रख लें तो वो क्या हो जाता है, वेपर्स में चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, वीक। तो इट्स मीन के रेट ऑफ एवोपरेशन इज डिपेंड्स ऑन द intermolecular forces, and if the intermolecular forces are stronger, the rate of evaporation will be less, and if the intermolecular forces are weaker, rate of evaporation will be fast। तो बच्चों ये हमारा था छोटा सा आर्टिकल, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन है तो इसको राइट डाउन करो और एंजॉय करो। गुड लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह।